મેનેજમેન્ટ સાથે વાત કરીશું. સોના કોન્સ્ટાન્સના પરિણામો આવતા દેખાયા હશે એ ઉપર આપણે વાત કરીશું અને આપણે જોઈએ તો ઓવરઓલ અહીંયા આપણને રેવન્યુઝના ફ્રન્ટ ઉપર પહેલા હું પરિણામ જણાવી દઉં, ત્યારબાદ આપણે મેનેજમેન્ટને સાથે જોડીશું. તો પહેલા તમે જુઓ રેવન્યુના આંકડા વાર્ષિક ધોરણે એક જબરજસ્ત ગ્રોથ આવતો દેખાયો હશે અને સાથે જ તમે જુઓ એબિટના ફ્રન્ટ ઉપર અને પેટ બંનેના ફ્રન્ટ ઉપરથી આપણે એક સારો એવો ગ્રોથ અહીંયા આવતો જોઈ રહ્યા છે. એઝ વેલ એઝ ક્વાર્ટરલી બેઝ પર જુઓ તો પણ અહીંયા આંકડાઓ આપણને સુધરતા જોવા મળી રહ્યા છે. તો હવે અહીંથી આઉટલુક શું બની શકે છે, FY22 માટેનું મેનેજમેન્ટ તરફથી આપણને શું ગાઈડન્સ મળે છે એના ઉપર વાત કરીએ. सोना कॉमस्टार एमडी विवेक सिंह अपनी साथ जुड़ा रहा है. सिंह साहब, स्वागत है CNBC बाजार में. सर, सबसे पहले तो जो आंकड़े हम देख रहे हैं रेवेन्यूज के, उसके ऊपर ही मैं आपकी एक राय जानना चाहूंगा. जैसे हम देखें कि सालाना तौर पे यहाँ पे एक बहुत बड़ा जंप आता हुआ दिखा है और ये समझ सकते हैं कि थोड़ा बेस इफेक्ट का यहाँ पे असर रहा है, लेकिन हम देखें तो क्वार्टरली बेसिस पर भी आपकी परफॉर्मेंस आगे की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है. तो किस तरह का आउटलुक हम देखेंगे रेवेन्यूज में आने वाले क्वार्टर्स में, और पर्टिकुलर रीजंस कोई है जो इस क्वार्टर के रेवेन्यूज को भी सपोर्ट करते हुए दिखे? धन्यवाद विक्रम, पहली बात मुझे बुलाने के लिए. आपने पहले गुजराती में जो बोला उतना समझ में नहीं आया. मैं 2 साल अहमदाबाद में वस्त्रपुर में पढ़ाई की थी, गुजराती नहीं सीख पाया. तो ये क्वार्टर अच्छा रहा है. जैसा आपने कहा बेस इफेक्ट था काफी ज्यादा, तो इससे अच्छा कंपेयर करने का तरीका होगा कि पिछले साल का एवरेज ले लेते हैं. उससे 28% हमारी ग्रोथ रही है इस साल. अधिकतर कारण विक्रम इंडस्ट्री नहीं, अंडरलाइंग इंडस्ट्री के पे ज्यादा डिपेंडेंट होना पिछले 2-3 साल में हमने सीखा है कि खतरे से खाली नहीं है. तो कई सारे नए प्रोग्राम, कई सारे कस्टमर्स के साथ कई सारे नए प्रोडक्ट्स के लॉन्चेस जुड़े हुए थे. तो ये क्वार्टर ऊपर की तरह जा रहा है और आशा करते हैं कि ये जो 25 से 28% तक की वृद्धि है हम हर साल देते रहेंगे. सर, एक चीज खास ये समझना चाहेंगे कि पिछले अगर हम 6 महीने का सिनारियो देखें तो काफी हद तक हमने देखा है कि अलग अलग मेटल्स के प्राइसेस जो है वहां पे बढ़ोतरी होती हुई दिखी है, और इसका एक चेन रिएक्शन ओवरऑल जो कंपनीज हैं उनके रॉ मटेरियल्स पे आता हुआ दिखा है. तो यहाँ पे आपके कंपनी में रॉ मटेरियल का इफेक्ट कितना रहा है मार्जिन के ऊपर, और ओवरऑल मार्जिन का आउटलुक आप किस तरह से देख रहे हैं पूरे FY22 के लिए? तो हमारा मार्जिन अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल में 26 से 29% के बीच में रहा है हमेशा. जब मटेरियल प्राइसेस ज्यादा बढ़ती जाती हैं तो वो 26 की तरफ जाता है, और जब कम होती हैं तो 29 की तरफ जाता है. अभी भी तो मैं बस ये कह सकता हूँ कि अगर मटेरियल प्राइसेस कम होती हैं तो आज हमने 27.7% का मार्जिन दिया, इससे भी ज्यादा देते. बट अब नहीं है तो हमारे कंट्रोल में नहीं है. अच्छी चीज क्या है, हमारे बिजनेस में पास थ्रू होता है. तो अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है जैसे स्टील, तो हमारे ड्राइव लाइन बिजनेस में पूरा का पूरा स्टील का प्राइस कस्टमर को पास थ्रू होता है, बट परसेंटेज घट जाता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इफेक्ट से. उसी तरह से मोटर बिजनेस में कॉपर का सारा पास थ्रू हो जाता है कस्टमर को. स्टील और एल्यूमिनियम का हमें अब्सॉर्ब करना पड़ता है. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट इतना अगर लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म वाले निवेशक है तो उन्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज पास थ्रू चूंकि जब ऊपर होता है तो थोड़ा दर्द होता है, जब नीचे होता है तो हमें फायदा भी होता है. तो ये सब एवरेज आउट हो जाता है 5-6 साल. सर, लिस्टिंग के वक्त हमने जब बात की थी तब आपकी कंपनी में जो सबसे एक बढ़िया चीज देखने को मिली थी और जो काफी निवेशकों को पसंद आई थी वो थी आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेगमेंट है, ईवी का जो पूरा सेगमेंट है, उनके ऊपर जिस तरह से आपका फोकस था. अभी ये बताया कि अगर हम पूरा एक साल देखें तो एक साल में काफी हद तक आपको वक्त भी मिला है आपके जो ईवी सेगमेंट है उनको आगे बढ़ाने के लिए. तो ये वर्टिकल में किस तरह की अभी हमने ग्रोथ देखी है, उसके कुछ फिगर्स अगर आप शेयर कर पाए, और किस तरह का यहाँ पे डिमांड आउटलुक देख रहे हैं आप, उनकी डिटेल्स भी अगर शेयर कर पाए. जी, तो बहुत ही वाजिब सवाल है, बिकॉज ग्रोथ सर सबसे ज्यादा इसी सेगमेंट में आ रही हो. जितना भी लोगों ने संभावनाएं अटकलें लगाई थी कि कितनी तेजी से ईवी ग्रो करेगा, उससे कहीं तेजी से बढ़ रहा है. विश्व में अब 6.5% मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट निकली है, 6.5% पहुंच गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का शेयर. हमारा शेयर भी उसी तरह से तेजी से बढ़ रहा है. आप साल छोड़िए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर लेंगे तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 33% की वृद्धि है. हमारा इस क्वार्टर में पिछले साल पूरा 13.7% था बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रेवेन्यू.
और इस बार 20% है इस क्वार्टर। मैं ये संभावना नहीं लगा सकता कि कितना जाएगा अगले 3 सालों में, बिकॉज जैसे मैंने बोला इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अटकलें लगाना मुश्किल है। मगर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारी जो पाइपलाइन, जो ऑर्डर बुक है, जो हम ऑर्डर जीत चुके हैं, उसमें से 57% आज की डेट पे ईवी है। तो अगर आप मीडियम टर्म में देखेंगे तो ये बिजनेस धीरे धीरे ईवी की तरफ ही अग्रसर होता जाएगा। तो सर ये बात हुई है, तो इसके साथ एक चीज और समझना चाहेंगे, अगर सेगमेंटल वाइज आप रेवेन्यू का कुछ ब्रेकअप अगर शेयर कर पाए, क्योंकि इससे समझ में आएगा कि आगे जाके किस तरह का कंपनी का ग्रोथ आउटलुक और कौन से वर्टिकल के ऊपर आपका ज्यादा फोकस बनने वाला है, वो हम समझ पाएंगे। तो ये अगर डिटेल्स अगर आप शेयर कर पाए कि सेगमेंटल वाइज यहाँ पे किस तरह के हम ग्रोथ की उम्मीद रख रहे हैं और कहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रैक्शन हमें पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल रहा है। जी, तो हम सेगमेंट दो तरह से देखते हैं, एक प्रोडक्ट और दूसरा पावर ट्रेन। तो सबसे पहला जो अभी मैंने बोला इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर मैं देखूं FY19 में हमारा सिर्फ 1.3% आता था इलेक्ट्रिक व्हीकल से, आज वो 19.9 है, तो 15x की बढ़ोतरी है, 15 टाइम्स। FY19 में 17.5 करोड़ कुल हमारी रेवेन्यू थी बैटरी इलेक्ट्रिक से। इस क्वार्टर का अगर मैं चौगुना करूं तो वो 400 करोड़ के आसपास पहुंच गए, तो 22 गुना वृद्धि हुई। तो सबसे बड़ा सेगमेंट वो है। दूसरा अगर मैं देखूं प्रोडक्ट साइड से, तो प्रोडक्ट साइड में सबसे तेज बढ़ोतरी हो रही है हमारे डिफरेंशियल असेंबली बिजनेस में। तो हम कंपोनेंट से सिस्टम प्रोवाइडर बनते जा रहे हैं। हमारा FY20 में 5.6% के आसपास डिफरेंशियल असेंबली से आता था, और इस क्वार्टर में 23.5% है, तो वो बढ़ रहा है। ज्योग्राफी देखेंगे, अगर तीसरा कट या सेगमेंट देखना हो, तो ज्योग्राफी में नॉर्थ अमेरिका और यूरोप हमेशा की तरह नंबर 1 और नंबर 2 हैं। धीरे धीरे मार्केट के रूप में चीन बहुत तेजी से उभर रहा है। पिछले पूरे साल में चीन का 7.5% ही रेवेन्यू शेयर था, और इस क्वार्टर में वो 17.5% बन गया है। हाँ, थोड़ा सा इफेक्ट ये भी है कि इस क्वार्टर में इंडिया मार्केट थोड़ा डाउन था, इस वजह से बाकी ज्यादा है, बट हम लोग एक सेक्युलर ग्रोथ देख रहे हैं सारे इंटरनेशनल मार्केट्स। हमारा पिछले साल भी देखें तो 75% बाहर से ही आता था, इंटरनेशनल मार्केट से। इस क्वार्टर देखेंगे तो वो बढ़ के 78%। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी आपने एक बात सही कही कि कई लोग रोक रहे थे वगैरह, मगर सर वो चीज ना उन प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा वैलिड है जहाँ पे वो कमोडिटी होते हैं या इजीली रिप्लेसेबल होते हैं। हमारे टाइप के जो हेविली इंजीनियर्ड पार्ट्स होते हैं, जो ड्राइव लाइन हम लोग डिफरेंशियल असेंबली या ड्राइव असेंबली बनाते हैं, या फिर हम लोग जो मोटर बनाते हैं, उनमें इतनी जल्दी चेंज करना आसान नहीं है, बिकॉज दीज आर कॉल्ड स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग। तो स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग में इंजीनियरिंग चेंज करना पड़ेगा आपको, पूरे व्हीकल आर्किटेक्चर में। तो इसलिए हम लोगों को इतना उठापटक का फर्क नहीं पड़ता है, हमें कम पड़ता है। हाँ, इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या हो रहा है इससे हमें हमेशा फर्क पड़ेगा। अभी आजकल देख ही रहे, चिप शॉर्टेज का पिछले 6-7 महीने से चल ही रहा है। ऊपर से कोविड का जब जब तांडव बढ़ जाता है जिस भी ज्योग्राफी में, उसमें हमारी सेल्स कम हो जाती है। तो ये सब अब नए नॉर्मल है सर। ये सब हर आदमी को देख के, सोच के, बजट करके चलना पड़ेगा, और जितना भी हो सके उससे 5-10% कम ही बोलना चाहिए लोगों को, और अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट, तो हम लोग उस पे चल रहे हैं। आई थिंक अभी चलेगा 1 साल और इस तरह से, जितना वॉलेटिलिटी है। ये 2016-17 जैसे जो स्मूथ सेलिंग चल रही थी, वो पीरियड अभी इतनी जल्दी वापस नहीं आएगा। तो रेजिलियंट मजबूत कंपनियां जो हैं, जो कि खराब समय में भी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकती हैं, जिनके पास एक टेक्नोलॉजी मोट है अपने आसपास, ताकि कोई बहुत जल्दी से उनको रिप्लेस ना कर सके, वो कंपनियां आपके निवेशकों कहूंगा, खाली हम नहीं, हमारे जैसी कई और हैं,
जिनमें ज्यादा ताकत है, इस समय ताकत के पास जाए। वीक कंपनीज जो रिप्लेसेबिलिटी ज्यादा है, जिनके पास रॉ मटेरियल पास थ्रू की कैपेबिलिटी नहीं है, उनसे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। सर एक ये बात आप कर रहे हैं तो उसके साथ एक थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये पूरे आपकी इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड है। जो सेमीकंडक्टर आज तक हम देखें तो मार्केट में बहुत सारे लोगों ने नाम भी नहीं सुना था कि ये कहाँ पे यूज होता था। ये अभी जैसे देखिए पिछले 2-3 महीनों में बार बार हमने बहुत सारी कंपनीज के जो गाइडेंस है वहां पे भी हमने सुना है, और उनके जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उनके ऊपर भी हमें देखने को मिल रहा है कि उनका प्रोडक्शन इनकी वजह से अटकता हुआ दिख रहा है। तो ये क्या चीज रहती है, और क्या सेमीकंडक्टर के चलते जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है वहां पर भी काफी सारी दिक्कतें आ रही है। तो क्या आपकी कंपनी भी यहाँ पे कोई इस कंपोनेंट में काम करती है, और यहाँ के आउटलुक कब तक हम सुधरते हुए देख पाएंगे? अगर कुछ आइडिया है तो आप प्लीज शेयर कीजिए इसके ऊपर। सवाल थोड़ा सा पेचीदा है, बिकॉज देखिए डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़े ना पड़े, इनडायरेक्टली तो पड़ ही रहा है। अगर हमारे कस्टमर्स गाड़ी नहीं बना पाएंगे तो हमारे पार्ट्स क्यों खरीदते, तो हमारे सेल्स पे फर्क पड़ ही रहा है। बस ये है कि हमें ये प्रॉब्लम जो सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज की प्रॉब्लम है, ये नवंबर दिसंबर पिछले साल से ही पता है कि ये चल रही है, तो हमने बजटिंग ही उसी हिसाब से की थी। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि थोड़ा कम ही आकलन करके चलना अच्छा रहता है आजकल। आई थिंक 12-15 महीने ये समस्या कहीं नहीं जाएगी, ये रहने वाली है। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि वीडियो गेम की सेल्स बढ़ने से गाड़ियों की सेल कम होगी, ये हम सोच पाएंगे। बट हाँ, डायनामिक वर्ल्ड है आजकल, बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड समस्याएं आती हैं। बट वही प्लानिंग अगर आप पहले से करके चलें कि इसकी वजह से इम्पैक्ट आएगा, स्पेशली ये खाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे नहीं है, ये सब पे है। बिकॉज इससे क्या होता है, जैसे जैसे गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स कंटेंट बढ़ा है, उस तरह से चिप शॉर्टेज का इम्पैक्ट बढ़ा है। बिकॉज जितनी गाड़ी में मान लीजिए पहले एक अगर जाता था, उसकी जगह अगर 2-3 जाने लगे तो उतना ही असर पड़ने लगेगा। सो ये रहेगा, जल्दी नहीं जाएगा। मगर ये कह पाना मुश्किल है कि अगर ये समस्या नहीं होती तो हम कितना और आगे बढ़ चुके होते, बिकॉज वो नंबर्स हमारे पास है ही नहीं। हम लोग अपने प्लान कस्टमर्स की प्रोजेक्शंस को देख के बनाते हैं, और कस्टमर्स को पहले से ही पता है कि ये समस्या उनके पास है, तो उनकी प्रोजेक्शंस जाहिर है पहले से ही थोड़ा कम रहती है। सर वक्त थोड़ा कम है, लेकिन एक क्विक रिस्पांस चाहूंगा आपके पास। आने वाले साल के लिए क्या कोई कैपेक्स प्लान देख रहे हैं? किस तरह की प्लानिंग यहाँ पे आप बैलेंस शीट को लेके कर रहे हैं? कुछ डिटेल्स यहाँ पे दे पाए तो जैसा कि दिख ही रहा है, हमारी ऑर्डर बुक कितनी ज्यादा है, 14,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है जो कंफर्म्ड ऑर्डर विंस है। तो उसको फुलफिल करने के लिए कैपेसिटी बढ़ानी ही पड़ेगी। तो इस साल हमारा 550 करोड़ के आसपास कैपेक्स का प्लान है जो कि चल रहा है। बैलेंस शीट हमारी आपको पता ही काफी स्ट्रांग है, डेट टू एबिटा इज 0.02, मतलब शून्य के बराबर है, डेट है नहीं हमारे पास। तो धीरे धीरे हम कैपेक्स बढ़ाएंगे, कैपेसिटी बढ़ाएंगे और ग्रो करते रहेंगे, और उम्मीद करते हैं कि निवेशकों का आशीर्वाद बना रहे हमारे ऊपर।